नया IBN 7 हौसला है। मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में एक बेहद हिट गाना था। लगता है यही गाना आजकल आम आदमी पार्टी में घमासान के बीच जनता को सुनाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं IBN 7 का विशेष बुलेटिन इंडिया 9 बजे। आज हमारी टॉप स्टोरी यही है, मेरे सवालों का जवाब दो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में हर दूसरे दिन बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, बयानों की तलवारें निकाली जा रही हैं। इसी के बीच पार्टी की नींव डालने वालों में से एक प्रशांत भूषण ने एक खुली चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर सवाल दागे हैं। पहली बार केजरीवाल के लिए शातिर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार केजरीवाल को आपराधिक हथकंडा अपनाने वाला इंसान करार दिया गया है। पहली बार यह दावा किया गया है कि केजरीवाल के दिल में दिल्ली की गद्दी पाने की लालसा इतनी प्रबल थी कि समर्थन के लिए वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक से मिलने की जुगत में थे। अब हम आपको केजरीवाल से पूछे जा रहे ये दिलचस्प सवाल एक एक करके दिखाएंगे। पहले देखिए वो सवाल जिसमें केजरीवाल को प्रशांत भूषण ने शातिर कहा है। आखिर क्या शातिराना हरकत की दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, खुद देखिए। प्रिय अरविंद, 28 मार्च को जो कुछ हुआ उससे लगता है कि पार्टी में स्टालिनवाद हावी हो गया है। बड़े कद और स्वतंत्र सोच वाली पार्टी के आंतरिक लोकपाल को असंवैधानिक तरीके से हटाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आने की इच्छा जताई थी, जो कहीं से गलत नहीं थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उन सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है। आपने शातिराना अंदाज में राष्ट्रीय परिषद में दिए अपने भाषण का संपादित हिस्सा जारी करवाया, जिसमें हमारे खिलाफ गलत आरोप लगाए गए थे। पूरे भाषण को बड़ी सफाई से एडिट करवाया गया। बैठक में हुई गुंडागर्दी हटा दी गई। इन सब को देखते हुए मैं आपको ये खुला खत लिख रहा हूं। तो इसलिए प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी के उस नेता को चिट्ठी लिखी, उस नेता को शातिर तक करार दे दिया, जिस पर सवाल उठाना पार्टी में गुनाह से कम नहीं माना जाता। जिसने भी सवाल उठाए उसे बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगाई गई। लेकिन क्या केजरीवाल पार्टी में मनमानी करते हैं? खुद सुनिए कैसे प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि अपनी बात मनवाने के लिए केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह हद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आपसे मेरा मतभेद लोकसभा चुनाव के बाद एक के बाद एक घटनाक्रमों से शुरू हुआ। इनमें आपके व्यक्तित्व और चरित्र की दो बड़ी खामियां उजागर हुई। पहली, कि आप पार्टी में अपनी बात हर हाल में मनवाना चाहते हैं, भले ही पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इसमें सहमति न हो। इनमें कई फैसले पार्टी के लिए नुकसानदेह और जनहित के खिलाफ थे। दूसरी ये कि आप अपने फायदे के लिए बेहद अनैतिक और आपराधिक हथकंडे अपनाने की हद तक चले जाते हैं। आखिर क्या हुआ उस केजरीवाल को जो एक वक्त सत्ता को जूते की नोक पर रखता था? दिल्ली में पहली बार 28 सीटें मिलने के बाद भी सरकार बनाने को तैयार नहीं था। सरकार बनाने के लिए बाकायदा जनमत संग्रह किया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद सरकार बनाने की बेकरारी इतनी बढ़ गई कि अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जी हां, आरोप यही है, किसी भी हद तक। लोकसभा चुनाव के बाद आपको लगा कि पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है और दिल्ली में दोबारा सरकार बनाकर इसमें जान फूंकी जा सकती है। इसलिए चुनाव के फौरन बाद आपने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से बातचीत शुरू कर दी। पृथ्वी रेड्डी, मयंक गांधी और अंजलि दमानिया समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने मुझसे संपर्क किया और बताया कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा और वो पार्टी छोड़ देंगे। बहुमत का फैसला मानने के बजाय आपने कहा कि पार्टी संयोजक होने के नाते मुझे अंतिम फैसले का अधिकार है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विरोध के बाद भी आपने गोपनीय तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर अगले एक हफ्ते तक विधानसभा भंग न करने की अपील की थी।
आपने लगातार कांग्रेस या उनके टूटे विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश की। ये बात राजेश गर्ग के टेप से भी साफ होती है। आप उन विधायकों के समर्थन से सरकार बनाना चाहते थे जिन पर आपने ही आरोप लगाया था कि बीजेपी वाले उन्हें 4-4 करोड़ रुपए में खरीदना चाहते थे। ये खेल नवंबर के अंत यानी विधानसभा भंग होने तक चलता रहा। नवंबर में आपने निखिल डे को फोन किया और उनसे कांग्रेस का समर्थन दिलाने के लिए राहुल गांधी से बात करने को कहा, लेकिन निखिल ने राहुल से इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। तो प्रशांत भूषण एक एक करके अपनी चिट्ठी में कई खुलासे कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने आरोप लगाया कि सिद्धांतों की बात करने वाली पार्टी सत्ता के मुंह में फंस गई है। मजबूत लोकपाल की बात करने वालों ने अपने लोकपाल को ही निकाल बाहर किया। जब चुनाव था उस वक्त भी मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से फीलर्स आए थे कि कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करे और हमने मना कर दिया। प्रशांत भूषण ने अब उसको दूसरे कंटेक्स्ट में करके बोला है, जो अपने आप में बहुत ही अचंभा एक कम से कम हम लोगों को हुआ है कि जो पार्टी उसूलों के ऊपर चलने वाली पार्टी कहते थे और जो उसूलों के ऊपर पार्टी बनी है, किस तरीके से उसूलों को ताक पे रख करके केवल सत्ता की लालच के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने काम किया है। तो यह कांग्रेस की प्रतिक्रिया। लेकिन अब लौटते हैं अरविंद और प्रशांत के बीच मतभेदों की बात करने के लिए। आप जानकर ये शायद चौंक जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने इस विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी इस्तेमाल किया। प्रशांत ने इस पर एतराज भी जताया था, हम सुनाएंगे वो भी, लेकिन पहले बताते हैं कि उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर दोनों के बीच यानी प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल के बीच खटपट क्यों हुई। हमने भारी संख्या में ऐसे लोगों को टिकट दिया जो मौका देखते हुए पार्टी में आए थे, जिन्होंने आखिरी वक्त कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी छोड़ी और जिनका विचारों को लेकर पार्टी से कोई तालमेल नहीं था। इनमें से एक वजीरपुर के वो उम्मीदवार भी थे जो हमारी पहली पसंद थे। हमने उन्हें टिकट देने का ऐलान किया और वो 4 घंटों में ही बीजेपी में चले गए। महरौली से आपकी पहली पसंद गांडा की उम्मीदवार आखिरी वक्त में इसलिए चली गई क्योंकि उसकी तस्वीरें सार्वजनिक हो चुकी थीं। इस तस्वीर में उसके एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर थी। इसके बाद आपने उसके भाई को उसी सीट से टिकट दे दिया। प्रशांत भूषण के इस लेटर बम के बाद बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी की इस कलह का असर दिल्ली की सरकार के कामकाज पर नहीं पड़ेगा। प्रशांत भूषण जो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जो कह रहे हैं, इसके बारे में हम बहुत पहले जानते थे। गलतफहमी यदि किसी को थी वो प्रशांत भूषण और उनके सहयोगी को थी। और ये पार्टी का जिस प्रकार इनका उद्भव हुआ है, जिस प्रकार इनका इस पार्टी पैदा हुई है बहुत तेजी से, इतनी ही तेजी से इसकी पतन हो रही है। हम उम्मीद करते हैं इसका असर ऑलरेडी दिल्ली के सरकार पर बहुत गहरा असर इसका दिख रहा है। कामकाज बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं तो जनता को 5 साल की धोखा नहीं देगी इस पार्टी। जाहिर है प्रशांत भूषण के इस खुलासे के बाद कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी इस्तेमाल किया, बीजेपी का चुटकी लेना बनता है। पर किस तरह अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए हराने की कोशिशों के आरोपों पर खुद प्रशांत भूषण का क्या कहना है। उम्मीदवारों पर मतभेद को लेकर मेरी नाराजगी थी और मैंने इस्तीफे की चेतावनी दी थी। पार्टी के 16-17 लोगों ने, जिनमें पृथ्वी रेड्डी और योगेंद्र यादव भी थे, मुझे ऐसा करने से रोका। अगर मैं चाहता कि पार्टी चुनाव हार जाए तो इस्तीफा देकर ये सब सार्वजनिक कर देता। अगर योगेंद्र यादव चाहते कि पार्टी हार जाए तो वो मुझे मामलों को सार्वजनिक करने से न रोकते। न केवल उन्होंने दिल से प्रचार किया बल्कि टीवी पर तमाम बार पार्टी का बचाव किया। और आप अब भी मेरे साथ उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमने पार्टी को हराने के लिए काम किया। आपको बताते चले कि प्रशांत भूषण की इस चिट्ठी के सामने आने के बाद एक सवाल के जवाब में ट्वीट कर टीम अन्ना की पूर्व सदस्य किरण बेदी ने क्या कहा। उनके ट्विटर पे ये मैसेज इस वक्त आपको नजर आएगा। अब आपको पता चला कि मैंने और कुछ और लोगों ने
इस ग्रुप को शुरुआत में ही क्यों छोड़ दिया था? आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के हाथों बनारस में करारी हार झेलने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। दरअसल उन्हें मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा हो चुका था और उन्होंने एक शातिर खेल खेला। इस पर प्रशांत भूषण को कड़ा ऐतराज था। सुनिए हुआ क्या। जब दिल्ली चुनाव का ऐलान हुआ तो आपने कार्यकर्ताओं को मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम की तर्ज पर प्रचार करने का निर्देश दिया। मैंने इसे पूरी तरह से सिद्धांत के खिलाफ बताया। इसका मतलब था कि हमारी पार्टी ने मोदी के आगे घुटने टेक दिए, वो भी ऐसे वक्त पर जब वो खुद को मोदी का असल विरोधी बता रही थी। इससे अंदाजा हो जाता है कि सिद्धांतों की राजनीति की बात करने वाले केजरीवाल कितने सधे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। बहरहाल प्रशांत भूषण को सिद्धांतों से समझौता मंजूर नहीं था। उन्होंने कबूल किया है कि वो अरविंद केजरीवाल की तरह अनशन और धरना करना नहीं जानते, लेकिन जब पार्टी सिद्धांतों के खिलाफ जाने लगी तो उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। ये सच है अरविंद कि मैंने पार्टी के लिए उतना योगदान नहीं दिया जितना आपने दिया। मैंने ना आमरण अनशन किया और ना जेल गया। मैं ज्यादातर वक्त घोटालों मसलन 2G, कोलगेट, सीबीआई निदेशक, जीएम फूड्स, परमाणु प्लांट, हाइडल प्रोजेक्ट, सेक्शन 66A, तंबाकू और गुटखे से जुड़ी PIL में व्यस्त रहा। बचे हुए वक्त में मैं पार्टी को अदालती मामलों से निपटने के लिए कानूनी सलाह देता रहा। मेरी रुचि कभी भी किसी एग्जीक्यूटिव पद को लेकर नहीं रही। मैंने हमेशा कोशिश की कि पार्टी के मूल सिद्धांतों को लेकर प्रतिबद्ध रहूं। यही वजह है कि जब मैंने देखा कि पार्टी अपने रास्ते से भटक रही है, तब मैंने आवाज उठाई। अलविदा और शुभकामनाएं, प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण ने ये जो चिट्ठी लिखी है, इस पर आम आदमी पार्टी ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन प्रशांत के साथी कह रहे हैं कि इस चिट्ठी में दरअसल प्रशांत भूषण के दिल की पूरी तकलीफ है। प्रशांत भूषण के साथ ही आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की है। प्रशांत के इस खत को उन्होंने दो दोस्तों के बीच आखिरी पत्र का नाम दिया है। प्रोफेसर आनंद कुमार के मुताबिक अब वो लोग आगे का रास्ता 14 अप्रैल की बैठक के बाद तय करेंगे। जो अब तक पिछले 1.5 महीने से तकलीफ थी, झूठ, आधा झूठ, प्रचार, हुल्लड़, अपमान, पूरे परिवार को जिसने त्याग की भावना से अरविंद केजरीवाल को कंधों पर बिठाया था, उसको बिल्कुल उल्टा दिखाना और 28 तारीख को जो बहुत ही शर्मनाक और भयंकर परिस्थितियां पैदा करना, इस सब को उन्होंने उस चिट्ठी में बयान कर दिया है। ये चिट्ठी एक ईमानदार आदमी की अपने एक ऐसे दोस्त को लिखी गई है जिसके बारे में उनके मन में पहले बहुत निर्मल भाव थे, लेकिन पिछले 6 हफ्ते में उन्होंने अपने आचरण से उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। आम आदमी पार्टी का घमासान जो जारी है, लेकिन इंडिया 9 बजे में बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की 2 दिन चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने विवादित बयान देने वाले नेताओं को जमकर लताड़ लगाई। साफ कहा, अब भी नहीं सुधरे तो कार्रवाई हो सकती है। इसी बैठक में प्रधानमंत्री तंबाकू बेचने वालों की हिमायत करने वाले बीजेपी सांसदों पर भी जमकर बरसे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कई अहम मुद्दे उठाए। सबसे अहम मुद्दा था भूमि अधिग्रहण बिल का। आरएसएस ने चिंता जताई थी कि भूमि अधिग्रहण बिल में किसानों के हितों के साथ समझौता किया जा रहा है। कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर सरकार ने कहा कि उनका भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में लाए गए बिल से बेहतर है और इसमें किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है।
बैठक में बीजेपी ने तय किया है कि भूमि अधिग्रहण बिल की खूबियां जनता के बीच ले जाएंगे। इसके लिए मई-जून में देशव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जाएगा। Rural infrastructure, particularly rural roads, irrigation, electrification, housing for poor, on the face of it will help the weaker sections. They'll help the rural India. तंबाकू से कैंसर की बीमारी के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख एकदम साफ है। तंबाकू और सिगरेट के पैकेट पर 60% हिस्से पर चेतावनी होनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से कहा कि तंबाकू पर रोक के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें निजी हित वाले सांसदों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो नेता तंबाकू की हिमायत करते हैं उन्हें कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ सांसदों ने तंबाकू से कैंसर होने के दावों पर सवाल उठाए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय और मैं इस बात से सहमत नहीं है और उनके इस विषय को हम से अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय को जो डेलिब्रेशंस में से निकल करके आएगा उस पर हम मेरिट पर डिसाइड करेंगे। सत्ता में आने के साथ ही बीजेपी का सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर उभरे हैं पार्टी के कुछ बयानबाज नेता। इन नेताओं के बड़बोले बोल कई बार पार्टी को मुश्किल में डाल चुके हैं। कार्यकारिणी की बैठक में ऐसे नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई गई और उन्हें अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने को कहा गया। महामंथन के दौरान पार्टी ने मोदी सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई और उन्हें जनता के बीच प्रचारित प्रसारित करने की बात कही गई। पीएम ने बीजेपी का सदस्यता अभियान सफलतापूर्वक चलाने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की जमकर पीठ थपथपाई। साथ ही सदस्यता अभियान के तहत 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। मोदी जानते हैं कि लड़ाई अभी लंबी है, इसलिए बैठक में पूरी कवायद इस बात को लेकर रही कि सरकार की छवि को कैसे सुधारा जाए। भूमि अधिग्रहण पर महासंपर्क का ऐलान हुआ। नेताओं को फिजूल बयानबाजी के लिए चेताया गया और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा गया घर घर जाकर काम करें। यानी बैठक के बाद अब बीजेपी के लोगों के लिए काम डबल। कैमरामैन दिनेश के साथ अमिताभ सिन्हा, बेंगलुरु, IBN 7। तंबाकू को लेकर सरकार की किरकिरी हो रही थी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने साफ किया है कि उनकी सरकार ऐसे सांसदों के बयानों का कतई समर्थन नहीं करती जो तंबाकू लॉबी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। जेपी नड्डा से बात की हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। क्या प्रधानमंत्री ने ऐसे कुछ निर्देश दिए हैं कि 60 से 65% किया जाए पिक्टोरियल वार्निंग जो होती है? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि इस विषय पर इस तरह का कोई निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन यह विषय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अक्टूबर महीने में तय किया था कि पिक्टोरियल वार्निंग बढ़नी चाहिए और इस दृष्टया 1 अप्रैल से लागू भी होना था। लेकिन यह विषय सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमेटी जो पार्लियामेंट की है, माननीय पार्लियामेंट की संसद की, वो उनके तरफ से इस पर डेलिब्रेशन के लिए अवधि मांगी गई और अवधि बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो अभी यह मामला संसद की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमेटी के विचाराधीन है। वो इसको विचार करेंगे, सभी संबंधित पक्षों से बात करने वाले हैं। बात जो हो रही थी, कई बीजेपी के सांसद ये वकालत कर रहे हैं कि इससे कैंसर नहीं होता, ये नहीं होता। क्या इससे सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहमत हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय और मैं इस बात से सहमत नहीं है और उनके इस विषय को हम से अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय को जो डेलिब्रेशंस में से निकल करके आएगा उस पर हम मेरिट पर डिसाइड करेंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय कटिबद्ध है कि तंबाकू का सेवन कम हो। जो लॉबी है जो एंटी टोबैको वाली, उनका कहना है कि 80 से 85% जो पैकेट है उसके ऊपर वार्निंग हो, पिक्टोरियल वार्निंग जो होती है। सरकार क्या उस पर सहमत है या लेजिस्लेशन कमेटी जो तय करेगी वही होगा? उनके रिकमेंडेशंस आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अपना इंडिपेंडेंट व्यू लेगी और वो मेरिट के आधार पर तय करेगी। इस बाबत कहीं 2 दिनों में प्रधानमंत्री साहब की कोई बातचीत हुई? नहीं, इस तरह की कोई बातचीत उनसे नहीं हुई है, लेकिन मैं समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय के चल रही गतिविधियों के बारे में उनको हम अवगत कराता रहता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। और अब चेंजिंग रूम कैमरा विवाद। फैब इंडिया खुफिया कैमरा कांड में एक और शहर जुड़ गया है। गोवा के बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शोरूम में एक कैमरा मिला है। इस मामले में एक कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। गोवा वाले मामले में गिरफ्तार फैब इंडिया शोरूम के 4 कर्मचारियों को जमानत मिल गई है। गोवा के फैब इंडिया केस में कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को तगड़ा झटका दिया है।
गोवा पुलिस की तमाम दलीलों और आरोपों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सारे सबूत पुलिस के कब्जे में हैं। ऐसे में आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 5,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। साथ ही उन्हें गोवा नहीं छोड़ने की भी हिदायत दी। Bail has been granted and the conditions imposed by the magistrate are 5,000 surety with bond, not to leave state of Goa without prior permission of the court, and also they will have to intimate IO if they want to go out of Goa, then also not to tamper with the witnesses. शुक्रवार को खुद मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के गोवा के फैब इंडिया स्टोर के चेंजिंग रूम के सामने कैमरा पड़ा था। गोवा पुलिस ने कहा कि फैब इंडिया के चेंजिंग रूम में कैमरा मिलने के बाद कंपनी के आला अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने फैब इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। साथ ही स्टोर के मैनेजर और मालिक से भी पूछताछ की जाएगी। फैब इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि माननीय मंत्री स्मृति ईरानी को हुई असुविधा के लिए हम क्षमा मांगते हैं। स्टोर में कैमरा सर्विलांस के लिए लगाया गया था और शॉपिंग एरिया का हिस्सा था। स्टोर और ट्रायल रूम में छिपा हुआ कैमरा नहीं लगाया गया था। ये कैमरे सार्वजनिक थे और उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। हमारा पूरा स्टाफ पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। अगर किसी की गलती सामने आती है तो उसे कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। इसी बीच कोल्हापुर में फैब इंडिया के शोरूम में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आरोप है कि कोल्हापुर में फैब इंडिया के शोरूम का एक कर्मचारी अपने मोबाइल के जरिए महिलाओं की तस्वीर निकालता था। पुलिस के मुताबिक एक लड़की ने शुक्रवार रात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। बारे में पुलिस स्टेशन ने हम पुलिस वहां गए और प्रकाश सिरसोले को अपनी हिरासत में लिया। हिरासत में लेने उन्होंने ये जो गुनाह किया है वो मान्य किया है। उससे हमने मोबाइल बरामद किया है और इस बात का अगला तपास चालू है। वही ट्रायल रूम है, हम देख रहे इसी रूम में जब वो लड़की गई थी उसके बाद वो ट्रायल कर रही थी और तभी उसने डोर बंद करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ एक गैप है। ये डोर पूरा पैक नहीं है और यहाँ से ही वो जो कर्मचारी है प्रकाश स्पुरले वो यहाँ से मोबाइल पे से शूट कर रहा था और जब वो लड़की को ये पता चला उसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेंट दी। ये पहला मामला नहीं है जब किसी शोरूम के चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरा मिला या महिलाओं की चोरी छिपे तस्वीर निकाली गई। आए दिन ऐसे वाकये सामने आते रहते हैं, लेकिन सख्त सजा का प्रावधान नहीं होने से आमतौर पर आरोपियों में कोई खौफ नहीं। इस बार मामला केंद्र सरकार की वरिष्ठ मंत्री से जुड़ा है। देखना यह है कि गोवा पुलिस इस केस को किस अंजाम तक पहुंचाती है। विवेक गुप्ता, गोवा, IBN 7। और चलते चलते ये भी आपको बताते चलें कि क्यों सरकार को ये देखने की जरूरत है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। एक दिल्ली की तस्वीर है और दूसरी उदयपुर की तस्वीर है। दोनों जगहों पर पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। एक तरफ उदयपुर में मानसिक रूप से कमजोर शख्स को बुरी तरह पीटा गया, वो अधमरा हो गया, और दिल्ली में पूछताछ के नाम पर लड़कियों के साथ बेशर्मी की गई, उनकी जमकर पिटाई की गई।